डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे राजेश कैसे आना हुआ? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। बैठो। वाह प्रसाद, हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था, लेकिन आपने तो बहुत तरक्की कर ली। 2 पहियों में आई सफलता इनके पास। 2 पहिए। हाँ, एक पहिया है अपनी मेहनत और दूसरा है बैंक की सहायता। बैंक की सहायता? बैंक कई तरीके से सहायता करता है। हाँ। और उसके लिए अपने अपने व्यवसाय को रजिस्टर करना होगा और अपना बही खाता सही रखना होगा, तो बैंक आसानी से हमारी सहायता कर सकता है। लो आनंद जी, आपका पेमेंट कर दिया। ओह, ऑनलाइन पेमेंट? हाँ, डिजिटल का जमाना है, आसान है और रिकॉर्ड भी रहता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी तो तरक्की का दरवाजा खुलेगा। जिनका बही खाता है सही, तरक्की करे वही। RBI कहता है बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। की तारीफ। दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में कोरोना से संक्रमण और मृत्यु दोनों की दर है कम। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 433 नए मामले आए सामने। सक्रिय संक्रमितों की संख्या 4076 और 6185 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 275 की हुई है मृत्यु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच मशीन का किया शुभारंभ। गोरखपुर के जिला अस्पताल का किया दौरा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और अनलॉक के दूसरे चरण में कल से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल और मॉल। जिला प्रशासन ने धार्मिक गुरुओं और व्यवसायियों को गाइडलाइन का पालन करने का दिया निर्देश। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के मामलों में कितना असर पड़ा, इस संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कोरोना के संक्रमण को रोकने में भारत की कोशिशों की तारीफ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन में ढील के बाद प्रति लाख जनसंख्या में कोरोना वायरस संक्रमण के 17.32 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरे देशों के मुकाबले यह आंकड़ा काफी कम है। भारत में मौत का आंकड़ा बाकी देशों के मुताबिक कम है। भारत की प्रति लाख जनसंख्या पर मृत्यु दर 0.49 है, जबकि दुनिया की प्रति लाख जनसंख्या पर यह औसत मृत्यु दर 5.17 है। कोविड-19 के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 1,20,406 हो गए हैं। इनमें से 1,19,292 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण 6,929 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 433 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी एक ज्ञापन दिया, जिसमें प्रदेश में कुल 4,076 सक्रिय मामले हैं और पूरी तरह ठीक होने के बाद 6,185 लोगों को अब तक डिस्चार्ज किया गया है। वहीं अब तक 275 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में 433 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन की कुल संख्या
4076 4076 और जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 6185। अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 275 मरीजों की मृत्यु हुई है। 11,308 सैंपल की जांच की गई। तो ये आप देख रहे होंगे कि अब निरंतर हम 11,000 से अधिक टेस्टिंग हम कर रहे हैं और इस संख्या को बढ़ा करके 15,000 तक शीघ्र ले जाने का हमारा लक्ष्य है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कई जिला अधिकारियों से अपने जनपद में धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में समन्वय स्थापित कर लिया है। सभी का प्रयास है कि गाइडलाइंस के अनुरूप ही कार्य हो। मुख्यमंत्री का मानना है कि 15 जून से 1 करोड़ से अधिक रोजगार विभिन्न विभागों द्वारा दिए जाएं। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जहां भी श्रमिकों को रोजगार की आवश्यकता है वो कार्य सृजित किए जाएं। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां पर भी श्रमिकों और कामगारों में राशन किट का वितरण नहीं हुआ है वहां तुरंत राशन किट का वितरण किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 58,68,902 वाहनों की चेकिंग की गई है। 52,213 वाहन सीज किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं चिकित्सा व्यवस्था का जिले में जाकर जायजा ले रहे हैं। कल जो धार्मिक स्थल, कार्यालय, मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए आदेश जारी किए गए थे और कल रात ही में वीसी आयोजित कर प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, एडीजीज और आईजीज के साथ सर ने बैठक करके उनको विस्तृत निर्देश जो नए आदेश जारी हुए हैं उनके लिए दिए और कहा कि लगभग 40 घंटे का उनके पास समय था कल बैठक के समय से कल सुबह तक जब ये सब खुलेंगे कि वे समन्वय स्थापित करके जनपद स्तर पर कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब निर्णय लिया है कि चूंकि अब अनलॉक 1 हो गया है, निर्माण के कार्य शुरू हो गए हैं, तो बृहद रूप से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेसवे हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, सड़कें हैं, नहर आदि का निर्माण है, जहां श्रमिकों और कामगारों को रोजगार दिया जा सकता है, इनकी समीक्षा, इनके प्रोग्रेस के प्रति, श्रमिकों और कामगारों के रोजगार के प्रति, सभी के प्रति जो है सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। उद्योग, कृषि, उद्यान में निर्माण और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने आज दिया है। उनकी ये मानना है कि 15 जून से 1 करोड़ से अधिक रोजगार हमारे प्रदेश में रहे अन्य विभिन्न विभागों के अंतर्गत और सुनिश्चित हम कर सकें कि जहां भी श्रमिक और रोजगार आवश्यकता हो उनको रोजगार, चाहे तो उद्योग में हो, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो मनरेगा में हो, चाहे वो एमएसएमई में हो, चाहे वो डेयरी में हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, जिस भी स्तर पर संभव है वहां उनको कार्य दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती के जिला अस्पताल में कोरोना जांच सेंटर का उद्घाटन किया और मंडलीय अधिकारियों के साथ चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश दिए। टूनेट मशीन के द्वारा जल्दी मरीजों की जांच होगी तथा जिन जांचों को गोरखपुर भेजा जाता था उनको यहीं किया जा सकेगा, जिससे लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध हो जाएगा। यह मशीन एक दिन में 24 कोरोना सैंपल की जांच करेगी। बस्ती जनपद में अब तक 224 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए बस्ती में स्वयं मुख्यमंत्री ने जाकर इस जांच मशीन का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जनपद गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा कोरोना से निपटने की जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया। बरसात के समय गोरखपुर में कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री पहले से ही इन सब तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहते हैं, जिससे लोगों को संक्रामक बीमारियों के खतरे से बचाया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जौनपुर में लगातार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला अस्पताल में जांच के लिए मशीन लगाई गई है। शहरी विकास और नियोजन मंत्री गिरीश चंद यादव ने जिला अस्पताल में इसका उद्घाटन किया।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में जांच के लिए लगाई गई मशीन एक दिन में 20 से 25 सैंपल की जांच करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर ही संक्रमण की जांच हो जाने से इलाज में सुविधा मिलेगी। दूसरे बीमारियों में भी आए हुए लोगों की इलाज से पहले जांच आवश्यक है, इसलिए यह मशीन बाकी बीमार जनों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। इस मशीन के लगने के बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद सैंपल की जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। आज हमारे अस्पताल में कोविड-19 मरीजों का और अस्पताल में भर्ती मरीजों की जांच के लिए जो ऑपरेशन के लिए भर्ती किए जाएंगे उनकी जांच के लिए ट्रूनेट मशीन शासन द्वारा जो भेजी गई है उसका उद्घाटन आदरणीय जिलाधिकारी जी के उपस्थिति में मंत्री श्री गिरीश यादव जी ने किया और इस मशीन से अस्पताल में भर्ती मरीजों, अस्पताल के स्टाफ का और कुछ आकस्मिक लोगों का तुरंत जांच किया जाएगा। देखिए, ये कोरोना के टेस्ट की एक ट्रूनेट मशीन लगी है जो रैपिडली टेस्ट करेगी। इसमें हम 1.5 घंटे में 2 सैंपल टेस्ट कर पाएंगे। आज हमारे यहाँ ये माननीय मंत्री जी गिरीश यादव जी द्वारा इसका लोकार्पण कर दिया गया, चालू कर दिया गया है। 8-8 घंटे के हमने स्टाफ की ड्यूटी लगा दी है और 24 घंटे में करीब 30 सैंपल टेस्ट करके दे देंगे। इससे लाभ ये होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सर्जरी होनी, जिनका ऑपरेशन होना है और उससे पहले उनका कोरोना टेस्ट करना पड़ता है। तो कोरोना टेस्ट ऐसे 2-3 दिन 4 दिन लग जा रहे हैं जांच में, लेकिन इस मशीन से हम 2-3 घंटे में जांच कर लेंगे, जिससे उनके ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। फिरोजाबाद जनपद में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच एक खुशी की खबर है। कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे 13 मरीजों को संक्रमण समाप्त होने पर अस्पताल से मुक्त कर दिया गया है। ये मरीज चिकित्सकों की सेवा के बाद स्वस्थ होने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को धन्यवाद दे रहे हैं और इसलिए भी खुश हैं कि इन्होंने इस महामारी के खिलाफ एक बड़ी जंग जीत ली है। मेरी वाइफ पॉजिटिव आने के कारण हमारे परिवार के लगभग 20 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जिनको सभी लोगों को अच्छी सुविधा मिली। खाना पीने का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, देखभाल बहुत अच्छी हुई। डॉक्टरों व स्टाफ का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और सरकार का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण मुझे अस्पताल में रखा गया, जो मुझे क्वारंटाइन किया गया लगभग 15 दिन। वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, स्टाफ भी अच्छा था, देखभाल अच्छी रही, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो आती रही, किसी चीज़ की परेशानी नहीं रही। मैं सरकार का, स्टाफ का, प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्वारंटाइन रहा यूनिटी हॉस्पिटल फिरोजाबाद में, वहाँ की देख रेख स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर लोगों ने व्यवस्था जो कराई थी वो भी बहुत अच्छी थी, सरकार की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, हर चीज़ से आराम रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टाफ ने कोऑपरेट बहुत अच्छी तरह से करा। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, स्टाफ का, सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बरेली जिले के आंवला क्षेत्र में महाभारत कालीन इतिहास के साक्षी रही पीलाखार छुइया नदी को पुनर्जीवित करने का काम श्रमदान के आधार पर किया जा रहा है। आंवला के भाजपा विधायक धर्मपाल लगातार इस नदी के पुनर्जीवन में लगे हुए हैं। 5 किलोमीटर भार इस नदी का बिना सरकारी मदद के पूरा किया गया था और शेष बचा 7 किलोमीटर का भाग भाजपा विधायक के नेतृत्व में खुदाई करके पूरा किया जा रहा है। इस नदी के पुनर्जीवन से स्थानीय स्तर पर किसानों को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने इस कार्य के लिए आंवला विधायक को बधाइयां दी हैं और कहा है कि इससे नदी को पुनर्जीवन मिलेगा, जो एक पुनीत कार्य है। वास्तव में देश के अंदर नदियों की संख्या कम होती जा रही है। देश में जल जो है इतना निचले स्तर पर जा रहा है कि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। और अगर देश के दक्षिण के हिस्से में आप जाएं तो बहुत से इलाके बिल्कुल डार्क घोषित हो गए हैं। यहाँ पर भी वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया है। इसके लिए अच्छा प्रयास की आवश्यकता है और श्री धर्मपाल जी ने जो प्रयास किया है वो वास्तव में इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। और जिस ढंग से इस काम को कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया कि सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं। अब यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में एक गांव सोना है और एक गांव गुरबा है। वहाँ पर थोड़ा सा स्थान है जिसको छुइया कहते हैं। ये छुइया नाम से जानी जाती है, जिस स्थान पर माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार संतोष गंगवार जी ने और डीसी वर्मा माननीय विधायक जी ने और सभी लोगों ने आज यहाँ श्रमदान किया है। इस स्थान का नाम सुतैरा है और ये 40 गांव के आसपास ये नदी गुजरती है।
40 गांव के किसानों को इससे जीवन मिलेगा। हरदोई में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां पर श्रमिक फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस समय हरदोई जिले में 1,03,064 श्रमिकों को प्रतिदिन मनरेगा में काम दिया जा रहा है। सई नदी और गांवों में तालाबों की खुदाई के कार्य में मजदूरों को लगाया गया है। मनरेगा में मजदूर सई नदी के किनारों की सिल्ट की खुदाई सफाई कर उसको पुराने स्वरूप में लाने के साथ साथ जल संरक्षण को प्रभावी बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। ब्लॉक टड़ियावा के इस नन्हे गांव में खुदाई के काम में लगे कुछ प्रवासी मजदूर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और मुंबई से भी हरदोई आए हैं। बड़ी संख्या में बेरोजगार महिला श्रमिक भी इसमें काम कर रही हैं। इन श्रमिकों को रोजी रोटी की समस्या थी। सरकार को खाने के लिए इस समय मिल रहे मुफ्त चावल, दाल और रोजगार के साथ मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में जाने के लिए वो सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं। कंट्रोल रूम की स्थापना करी है। कोई भी प्रवासी मजदूर जो नरेगा में काम करने का इच्छुक है वो कंट्रोल रूम में अपनी सूचना दे सकता है। हम लोग की कोशिश ये रहती है कि उसका बैंक अकाउंट नंबर और अगर जॉब कार्ड में उसका नाम जुड़ना है या नया जॉब कार्ड बनना है उसको यथाशीघ्र ब्लॉक के माध्यम से बनवाया जाता है। फिर उन श्रमिकों को चलने वाले नरेगा के काम, चाहे वो तालाब की खुदाई हो, चाहे सई नदी का जीर्णोद्धार हो, चाहे चकमार्ग हो, चाहे वृक्षारोपण हो, उसमें उन श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। वर्तमान में हरदोई जनपद में 1,03,64 से भी ज़्यादा श्रमिकों को नरेगा के अंतर्गत काम दिया जा रहा है। नन्हे से शिवशंकर बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली में काम करता था और मैं वहाँ से लॉकडाउन होने के कारण मेरा काम बंद हो गया। इन्हें प्रधानमंत्री ने मुझे यहाँ ग्राम सभा नन्हे में काम दिया है और उनको राशन पानी की सुविधा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। कुमार है, मैं ग्राम नन्हे निवासी हूँ। मैं बाहर दिल्ली में काम करता था गरीब साबुन में और कोरोना की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई है, इसलिए मैं गांव आया हूँ और गांव में काम यहाँ करता हूँ। और पीएम मोदी प्रधान जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संचालित ई स्वरोजगार संगम का शुभारंभ किया। जनपद के कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 21,000 लाभार्थियों को 150 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। कुछ लाभार्थियों को जिलाधिकारी अमेठी द्वारा चेक देकर उन्हें रोजगार के लिए अवसर प्रदान किया है। कोरोना संक्रमण के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने जिले वापस आ गए थे, जिनको बैंक से ऋण देकर छोटे छोटे कामों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें पटरी दुकानदार भी शामिल हैं। आज माननीय सांसद महोदय द्वारा जनपद अमेठी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम मुख्यतः जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमारी लीड बैंक है उसके द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया गया कि जनपद में 21,000 लाभार्थियों को लगभग 150 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें से कि कार्यक्रम के माध्यम से आज 6500 लाभार्थियों को 35 करोड़ रुपए के लोन जो है वितरित किया गया। ये लोन मुख्य रूप से इंडिविजुअल कैटेगरी में, एमएसएमई में, जो हमारे पटरी रेहड़ी पे जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैं उनके लिए था। सरकार का फोकस है कि ऐसे सभी लोग जो हमारे पटरी पर रहने वाले, रेहड़ी पर रहने वाले, ठेले वाले तथा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको अधिक से अधिक संख्या में हम लोग आच्छादित करें। ये भी इसमें निर्देश है कि ऐसे लोगों को लोन की कोई जो सुविधा है वो तत्काल मिले तथा उनको किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो। आज इन्हीं लोगों में से 11 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक भी वितरित किया गया है। प्रदेश में वापस लाखों प्रवासी मजदूर भले ही बेकार और निराश होकर लौटे हों, लेकिन अब उन्हें घर में ही काम मिलने लगा है। मजदूरों के लिए जनपद कानपुर देहात के उद्यमी सहारा बन रहे हैं। रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में हैदराबाद और महाराष्ट्र से लौटे 10 प्रवासी मजदूरों को वापस काम मिल गया है। उद्यमी को जमीन की तलाश है ताकि प्लांट का विस्तार कर अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जा सके। उद्यमी सुनील कुमार पांडे की रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में क्योलिन पाउडर बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें करीब 200 मजदूर काम करते हैं, जो कि लॉकडाउन में बिहार और बंगाल के मजदूर घर लौट गए। 100 से अधिक मजदूर अभी वापस नहीं आए हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले राजेश कुमार घर के पास काम पाकर काफी खुश हैं। कहते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर काम करने से बेहतर है कि कुछ कम वेतन में घर के पास ही काम मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए उत्तर प्रदेश के सपने को यहीं रहकर वो साकार करेंगे। उन्होंने यहाँ पे चालू हुई तो यहाँ के फैक्ट्री मालिक आदरणीय श्री सुनील कुमार पांडे जी,
की वजह से मेरा रोजी रोटी का गुजारा बसर यह संभव हुआ और मैं अपने माँ बाप के साथ भी रहकर उनकी घर परिवार की सेवा भी कर पाऊँगा और अपनी जो मेरी दैनिक दिनचर्या है, गतिविधियाँ हैं, उससे पैसे का जो स्रोत है वो पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर देहात में भी काफ़ी संख्या में श्रमिक लौट के आए हैं और इसी क्रम में हम लोग उनको रोजगार देने हेतु कानपुर देहात के प्रशासन के साथ में मिल के एक लिस्ट भी तैयार कर ली है और वो सारी लिस्ट जो है वो यहाँ के उद्योग जो हमारे मेंबर हैं और जो बड़े उद्योग हैं, सक्षम उद्योग हैं, उन सभी को वो लिस्ट हम लोगों ने दे दी है और काफ़ी उद्योगों में उनको जो श्रमिक हैं उनको पर्सनली कॉल करके इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो आरंभ भी हो गई। हमारे उद्योग में भी हम लोगों ने कम से कम 100 लोगों को इंटरव्यू ऑलरेडी कर लिया है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो प्रदेश के उद्यमी संगठन हैं उनके साथ MOU हस्ताक्षरित किया है। बेसिक उद्देश्य ये है कि जो कामगार हमारे बाहर से आए हैं उन कामगारों की स्किल मैपिंग करके उनको इंडस्ट्रीज़ में जहाँ जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है उस स्किल के हिसाब से उनको लगाया जाए। तो अब इसमें ग्राउंड जीरो पे जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो स्ट्रैटेजी ये बन रही है, स्किल मैपिंग का काम हो रहा है। स्किल मैपिंग और उनका सूची करने का काम तहसीलों के माध्यम से ये हो रहा है। फिर वो हम एम्प्लॉयमेंट अफसर के माध्यम से वो हमें स्किल मैप्ड सूची मिल जाएगी। स्किल मैप्ड सूची मिलने के बाद हम सारे एसोसिएशंस के साथ बैठेंगे, उनको हम स्किल मैप्ड सूची देंगे, दिस इज़ द लिस्ट, और ये आपके जिस की ज़रूरत हो उनको आप उसमें रखिए। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद फतेहपुर में चयनित उत्पाद आयरन फैब्रिकेशन वर्क से बेरोजगार नवयुवकों के साथ प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भर के अवसर खोलेंगे। लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जनपद वापस लौटे हैं, जिनको संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण के अंतर्गत उद्यमियों और प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षण देकर निःशुल्क टूल किट भी दिया जाएगा। वापस लौटे हुनरमंद और जरूरतमंद स्वरोजगार स्थापित कर अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे। सरकार की इस योजना से जरूरतमंद लोग बेहद खुश हैं। विकास सिंघल, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र, ने बताया कि प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं उनके लिए ODOP के तहत टूल किट योजना बहुत लाभकारी साबित हो रही है। प्रशिक्षण के बाद लोगों को यही काम उपलब्ध होगा, जिससे इन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फतेहपुर जिला लोहे के काम के लिए फेमस है और सरकार की तरफ से हम लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं इस पर सरकार हमको अच्छा सहयोग प्रदान कर रही है और हम काम करते भी हैं और नए कारीगरों को काम सिखाते भी हैं। लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इस काम में काम करें, बाहर न जा कर के अपने यहाँ कार्य करें। और अगर कोई नया बच्चा काम सीखना भी चाहता है तो हमारे यहाँ आए, हम उसका स्वागत करते हैं। हम अपने यहाँ उसको कार्य सिखाएंगे ताकि वो आगे हमारे फतेहपुर ज़िले का नाम रोशन कर सके। इसके पहले कोई मेरे पास काम ही नहीं था। दिल्ली गए, वहाँ से फिर लौट कर आए हम, तो पंकज भाई के यहाँ काम सीखा हमने, तो यहीं सीख कर अपना सीख गए तो यहीं करने लगे हम। जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हुए हैं उनके लिए एक जनपद एक उत्पाद टूल किट प्रशिक्षण योजना बहुत लाभकारी है। यदि वो आयरन फैब्रिकेशन का प्रशिक्षण हमारे यहाँ से प्राप्त करेंगे तो उनके लिए जो है विभिन्न फैक्ट्रियों में उनको रोजगार के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक्चुअली में ये आयरन फैब्रिकेशन के व्यवसाय के लिए भी लोन दिया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है उसके लिए भी लोन दिया जाता है। पहली योजना एक ऐसी है ये जिसमें जो है व्यवसाय के लिए भी लोन दिया जाता है। यदि कोई अपनी दुकान करना चाहे तो वो दुकान भी कर सकता है, लोहा जिंगला जाली बेचना चाहे लाके वो भी कर सकता है। और इसमें एक बेनिफिट और है कि जैसे पूर्व में कोई इकाई संचालित है और वो लोन लेके और आगे बढ़ना चाहती है तो इस योजना अंतर्गत वो लाभ प्राप्त कर सकती है। बाराबंकी जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में भी कई अनामिका शुक्ला जैसे लोग फर्जी ढंग से नौकरी कर रहे हैं। जिले में एक बार फिर 3 फर्जी शिक्षकों का खुलासा हुआ है। BSA द्वारा जारी की गई नोटिस के बाद ये तीनों फरार हैं। इनमें रामनगर ब्लॉक के नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक शशिकांत मिश्रा, हैदरगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पट्टी के सहायक अध्यापक रजत, सीठमऊ के अभिषेक त्रिपाठी शामिल हैं। हालांकि बाराबंकी में ये कोई नया मामला नहीं है।
पिछले 1 वर्ष में ऐसे 15 फर्जी शिक्षकों का खुलासा हो चुका है, जिनको टर्मिनेट कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा चुकी है। अनामिका शुक्ला द्वारा एक साथ 25 जिलों में नौकरी करने के गोरखधंधे का खुलासा होने के बाद बाराबंकी जिले में भी ऐसे ही गोरखधंधों की पोल खुलने लगी है। यही नहीं, एसटीएफ के रडार पर ऐसे कई शिक्षक हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। हमें पता चला कि ये जो सही व्यक्ति है अभिषेक त्रिपाठी, वो खलीलाबाद में सरकारी स्कूल में टीचर है। तो हमने इसके बारे में नोटिस भी जारी की थी, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने इनका वेतन रोकते हुए और जो है इनको पुनः एक नोटिस जारी की है कि यदि इनके द्वारा अपना अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख सबूत प्रस्तुत करें, अन्यथा आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो इस संबंध में हमने इनको एक विज्ञप्ति भी प्रकाशित कराई है कि यह वो व्यक्ति हैं ही नहीं जिनके नाम पर ये नौकरी कर रहे हैं। तो कार्रवाई चल रही है। ऐसे ही एसटीएफ भी कई शिक्षकों के बारे में भी अपना खोजबीन कर रही है। अगर ये नहीं उपस्थित होते हैं तो मैं अंतिम चरण पे है स्थित, मैं इनकी सेवा समाप्त कर दूँगा। आज गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने सभी धर्मगुरुओं और मॉल्स के संचालकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सभी धर्मगुरुओं और मॉल के प्रबंधकों की राय मांगी गई। किस तरह से 8 तारीख से मंदिर, मस्जिद व मॉल को खोला जाए, क्या सावधानी बरती जाए जिससे कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि गाजियाबाद में भी कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में किन किन सावधानियों को बरतते हुए मंदिर, मस्जिद और सभी मॉल्स को खोला जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की कल गाइडलाइंस प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार 8 तारीख से धर्मस्थलों, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति दी गई है। इंडिया की एसओपी आई है, उसके बारे में ब्रीफ करा गया है और बताया गया कि भाई आपको 3 दिन कमिंग 3 डेज जो है 8, 9 और 10 क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन के लिए दिए गए। 11 तारीख से आप मॉल ऑपरेशन शुरू करते हैं विद द लिमिटेड कस्टमर्स। आपको 50% ऑक्यूपेंसी के साथ सब कुछ करना होगा। सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल सारी चीज़ें जो भी हैं वो प्रॉपर रखनी होंगी। टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसका इंस्पेक्शन करते रहेंगे, वो इंस्पेक्शन आपको कराते रहना पड़ेगा। और दूसरे, हर 15 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक मॉल को कोरोना फ्री डिक्लेयर करेगा। ये एक रिवार्ड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिससे सब लोगों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा रहेगी कि मेरा मॉल कोरोना फ्री डिक्लेयर हो। तदाबीर बताई जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, और मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम जिन तदाबीर को बता रहे हैं उन तदाबीर के ऊपर अमल करना चाहिए। जैसे मस्जिदों में आएँ, मुसल्ला लेकर आएँ, सैनिटाइज़र करके आएँ, घर से वज़ू बना कर आएँ, भीड़ जमा ना करें, फासले से थोड़ा खड़े हों और भीड़ का जो है वो हिस्सा ना बने। तो श्रद्धालुओं के लिए तो हमने मना ही कर दिया है कि बच्चे और बुजुर्ग ना आए और बीमार ना आए। फिर भी जो आएंगे, अगर थोड़ा बहुत प्रसाद है वो हाथ नहीं लगेगा उसमें, वो कड़छी से, चम्मच से उससे प्रसाद उनको वितरित किया जाएगा, वो भी नाम के बराबर। लेकिन धार्मिक रस्म तो पूरी होंगी, लेकिन जो निर्देशित है उत्तर प्रदेश सरकार का उनके अनुसार होगी। हमने ये व्यवस्था किया कि जो मंदिर का गर्भगृह है, इसमें केवल 4 लोगों को ही हमने खड़ा रहना है। 2 लोग मंदिर की तरफ से रहेंगे, पुजारी लोग रहेंगे, और 2 लोग जो है व्यक्तिगत दूरी बनाकर वो दर्शन करेंगे। एक व्यक्ति जल चढ़ाएगा और ये जो कलश रखा हुआ है। रामनगरी अयोध्या में कल से मंदिरों के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन और जिला प्रशासन के निर्देशों का हर भक्त को पालन करना होगा। यह आश्वासन धर्मगुरु और मंदिर के पुजारियों ने जिला प्रशासन को दिया। मंदिर में प्रवेश से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा, चेहरे पर मास्क अनिवार्य होगा, श्रद्धालुओं को बेल्ट व पर्स बाहर ही रखना पड़ेगा। मिठाई और फलों का प्रसाद के रूप में वितरण नहीं किया जाएगा, केवल तुलसी दल ही प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। श्रद्धालु माला फूल नहीं चढ़ा सकेंगे। मंदिर की रेलिंग और दीवारों को छूना मना है। बालक, वृद्ध और रोगियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यही व्यवस्था मस्जिदों में और गुरुद्वारों पर भी लागू होगी। आठ तारीख से यानी कल से धर्मस्थलों को फिर से खुलना है, तो उसमें किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन हो, मास्क का प्रयोग हर कोई करें, किस प्रकार की हम व्यवस्था रखें कि लोग कम से कम स्पर्श करें, पूरी व्यवस्था सुरक्षित तरीके से संचालित हो और किसी भी दशा में संक्रमण ना फैले। इसको लेकर के आज सभी जो हमारे हिंदू धर्मगुरु हैं अयोध्या के और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, दोनों से अलग अलग ग्रुप में बात की गई है
पूरी व्यवस्था उनको बताई गई है, गाइडलाइन उनको एक्सप्लेन किया गया है और सबने कमिट किया है कि हम लोग पूरी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेंगे कि डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से हर कोई करेंगे और किसी भी दिशा में हमको संक्रमण को नहीं फैलने देना है। इस बात के लिए हर किसी ने अपना कमिटमेंट इसमें जताया। हम लोग लगातार प्रशासन के सहयोग से योजना रचना बना रहे हैं कि व्यवस्थित जो भक्त आए दर्शन पूजन करने के लिए, तो यह उम्मीद करते हैं, ये कोशिश करेंगे कि हम भी उससे संक्रमित ना हो और भी जो भक्त आए उससे संक्रमित ना हो। इसके नाते मंदिर परिसर में 5 लोग की एंट्री हो, दूर से ही दर्शन करें, चौखट पे मत्था ना टेकें। फर्रुखाबाद में भी जिला अधिकारी ने धार्मिक धर्मगुरुओं और समाज के महत्वपूर्ण लोगों के साथ कल से खुलने वाले धार्मिक संस्थान मॉल को लेकर चर्चा की। जिला प्रशासन ने सभी लोगों को सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करने की अनिवार्यता की जानकारी देते हुए कहा कि धार्मिक स्थल और मॉल सभी पर यह गाइडलाइन प्रभावी होगी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह आवश्यक है कि सभी धार्मिक व्यावसायिक संस्थान जिला प्रशासन के दिए हुए सुझावों का पालन करें और अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्पोजेबल मेन्यू इस्तेमाल किया जाएगा या तो वहाँ पर कोई हॉल है जहाँ पर सामूहिक रूप से खाना खिलाया जाता है, वहाँ पर 50% स्टैंड। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है, दूर रहकर भी हमको साथ में आना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है, इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। हार नहीं मानेंगे हम, हमने ठाना है। हार नहीं मानेंगे हम, हमने ठाना है। हर हाल में हर कीमत पर सबको बचाना है, सबको बचाना है, सबको बचाना है। जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी। नमस्कार, जान भी जहान भी में आपका स्वागत है। जिंदगी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे जो आप करते आ रहे थे। मसलन अपना ख्याल रखना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, घर जब आप पहुंचे तो कैसे क्या क्या करना है, आपको सफाई का ध्यान रखना है।
जान भी जहान भी कार्यक्रम इन्हीं परिस्थितियों में शुरू हुआ था, लेकिन आज भी हम फिर कहेंगे जान है तो जहान है, यानी इन सारी बातों को आपको ख्याल रखना है। और अब संगीत के सफर में चलते हैं और मुलाकात कराते हैं सतीश देहरा जी से। मंगल भवन